चलो, गुड आफ्टरनून। हम इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पार्ट कर रहे हैं। अभी उसमें आगे में कंसेप्ट एंड इसेंशियल ऑफ डिस्प्यूट। इफ द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज स्टडीड फ्रॉम लीगल एंगल, इट इज द बेस्ट। According to section 2K of the Industrial Dispute Act, industrial dispute means any dispute or differences between the employer and employer, employer and workman in connection with terms of employment and non-employment, and with the condition of labor of any person. औद्योगिक विवाद की परिभाषा यदि हम कानूनी तौर से देखते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है। औद्योगिक विवाद क्या है? औद्योगिक विवाद यानी कोई विवाद या मतभेद जो किसी एम्प्लॉयर या दो एम्प्लॉयर के बीच में है, या मालिक और नौकर के बीच में है, या नौकर और नौकर के बीच में है। किस विषय से संबंधित? एक तो उनकी जो नौकरी है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, और नौकरी छूट गई है, तो नौकरी और नौकरी छूटना इससे संबंधित। फिर आप नौकरी कर रहे हो तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, किस आधार के ऊपर आपको नौकरी दी गई है, क्या क्या काम आपको करने हैं, आपकी क्या जवाबदारी रहेगी, आपकी क्या अथॉरिटी रहेगी, क्या डिसिप्लिन के रूल्स में आपको काम करना है, और आपको क्या वेतन मिलेगा। तो ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी। तो इस टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से संबंधित यदि कुछ विवाद है तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आता है। और तीसरा है कंडीशन ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन। हमारे देश में बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी है कि जहाँ पर हम आदमी को एक काम के लिए लेते हैं और उसको दूसरे काम में इस्तेमाल करते हैं। अब अनुमान लगाइए कि किसी को क्लरिकल पोजीशन के लिए लिया गया है, तो वह एक माइंड सेट करके आता है कि भाई मुझे हर रोज़ का पत्र व्यवहार है, कुछ लेटर्स टाइप करने पड़ेंगे, कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी जो मुझे प्रोसेस करके मेरे अधिकारियों को देनी पड़ेगी। ये उसका एक नॉर्मल काम हुआ। इसके अलावा उसको प्रोत्साहित करने के लिए या उसका शोषण करने के लिए टिपिकल शब्द इस्तेमाल करते हैं सुपीरियर ऑफिसर कि भाई यदि तुम इस काम के अलावा ये काम करोगे तो हो सकता है तुम्हारे परमानेंसी की चांसेस अच्छे हैं, या तुम इस काम के अलावा ये काम, मीन्स गले के नीचे कैसे उतारा जाता है? गले के नीचे उतारा जाता है कि बाबा आप मल्टी स्किल हो जाओ, मीन्स आपका बोलबाला रहेगा, आप ये मशीन पे भी काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर भी काम करते हैं, कंप्यूटर के भी काम कर सकते हैं, लैपटॉप पे कर सकते हैं, टैबलेट के ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ओवरहेड प्रोजेक्टर का नॉलेज है, आपको 10 जगह पे यदि ऑडियो वीडियो कनेक्शंस देने इसके बारे में पता है। तो ह्यूमन बीइंग है, चाहता है कि मैं एक जॉब में रिस्ट्रिक्ट होके या एक ही काम में रिस्ट्रिक्ट होके क्यों रहूँ, मैं कुछ एडिशनल काम भी सीखूँ। और जब ये एडिशनल काम सीख जाता है, कर लेता है 2 बार 4 बार 5 बार, उसके बाद में ये एडिशनल काम उसके माथे पे थोप दिया जाता है, सेइंग दैट इसके पहले कैसे क्या किया था। यदि वो रिफ्यूज़ करता है कि सर जिस पद के लिए मुझे लिया गया था उस पद के लिए जो भी मेरी ड्यूटीज़ थी उसके अनुसार मुझे वेतन दिया गया, उसके अनुसार मैं अपना टाइम आपके कंपनी के लिए दे रहा हूँ, और अभी ध्यान में आ रहा है कि मुझे तो मेरी ज़िंदगी जीने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, और जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिस हिसाब से आउटपुट दे रहा हूँ, उस हिसाब से तो मुझे मेहताना नहीं मिल रहा है। तो ये केस हुई जहाँ पे लोगों को मल्टी स्किलिंग के नाम पे एक्सप्लॉइट किया जाता है, और वो धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे ही उस बच्चे को, उस बंदे को समझ में आता है कि भाई ये तो काम दूसरा भी बंदा कर सकता था या करता था अभी तक,
ये मेरे गले में क्यों डाला गया। शॉप फ्लोर की यदि बात देखो तो जब आदमी को, वर्कर को जनरली दिया जाता है तो बहुत बार वर्कर्स को वहाँ की जो कंडीशंस रहती है शॉप फ्लोर की, इसके ऊपर ज़्यादा अवगत नहीं किया जाता है। वर्कर है, आया है, सपोज स्किल्ड वर्कर है या सेमी स्किल्ड वर्कर है या अनस्किल्ड वर्कर है, तो आम तौर पे कि भाई हाँ ठीक है, आप आईटी हो, आपने 12वीं किया है, आपको मशीन का नॉलेज है, ब्ला है ब्ला, लिया जाता है। वो बंदा जो आपकी इस संस्थान में आ रहा है काम करने के लिए, वो एक अपना माइंडसेट लेके आता है कि इस प्रकार का शॉप फ्लोर होगा, इस प्रकार की मशीन्स होगी, मशीन्स की लेआउट होगी, मैं व्यवस्थित तरीके से अपना काम कर सकूँगा। और पता होता है कि ओवर द पीरियड जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे लाइट का इल्यूमिनेशन कम है, वहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, एग्जॉस्ट फैन नहीं है। ये बंदा काम कर रहा है, एग्जॉस्ट होते जा रहा है, 10 बार पानी पीने जाना पड़ता है, बहुत पसीना निकल रहा है शरीर से, थकान आ रही है, 1 बार 2 बार 10 बार व्यवस्थापन के नज़र में या अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के नज़र में ये वस्तु स्थिति लाने की कोशिश करता है, पर कोई ध्यान नहीं देता। इस प्रकार से मीन्स आपको लिया था एक काम के लिए, और अंदर आने के बाद में आपको पता हुआ कि आपको तो काम जिस काम के लिए गया उसी काम के लिए लिया गया, पर आपकी वर्किंग कंडीशंस जो है वो उस व्यक्ति को सुचारू रूप से काम करने के लिए व्यवस्थित नहीं है। तो ऐसे भी मैटर्स डिस्प्यूट में आते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में। तो शॉर्ट में क्या हुआ कि यदि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए क्या क्या होना चाहिए, व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। एक मीन्स देयर शुड बी डिफरेंसेस और डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन एंड वर्कमैन एंड वर्कमैन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर। ये भी एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि दो मालिक के बीच में क्या डिस्प्यूट रह सकता है। आमतौर पे ये डिस्प्यूट हमारे परिसर से या हमारा मीन्स एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है जो सपोज मेडिसिन बनाता है, बगल का इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है जो स्टील बनाता है। तो हो सकता है कि स्टील हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, तो इसके ऊपर से डिफरेंसेस होते हो। ये डिफरेंसेस बहुत कम रहते हैं, ये सिविल एक्ट में जाते हैं। ये डिफरेंसेस लेबर एक्ट में आते हैं। लेबर एक्ट में डिफरेंसेस आते हैं कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उसी से 2-3 किलोमीटर या उसके 5 किलोमीटर के पेरीफेरी में दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। दोनों भी उस गांव में या उस एरिया में ऐसी कंपनी की जिनको उनके जो एम्प्लॉयज़ है, स्पेशलाइज एम्प्लॉयज़ रहते हैं, मीन्स टिपिकल क्वालिफिकेशन लाइक सपोज आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी के लोग चाहिए या मास्टर ऑफ फार्मेसी के चाहिए, आपको बीटेक केमिकल इंजीनियर चाहिए, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, या आपको बीएससी चाहिए, एमएससी चाहिए। तो उस गांव में या उस गांव के परिसर में आजू बाजू में इनकी बहुत ज़्यादा उपलब्धि नहीं रहती है। अब क्या होता है कि सपोज एक एक्स कंपनी है, जो सपोज एक मेरी वाई कंपनी है, मैं सपोज एक आधे इंजीनियर को जो फ्रेशर है, जस्ट एमटेक हुआ है, उसको एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर लेता हूँ तो 20,000 रुपये की स्टाइपेंड देता हूँ। हो सकता है दूसरा जो है वो भी शायद 20,000 रुपये की स्टाइपेंड दे, पर उसके यहाँ पे जब बंदा कंफर्म होता है तो वो 30,000 के ब्रैकेट में चले जाता है। मेरे यहाँ पे यदि कंफर्म होता है, ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट किया और पाया गया कि हाँ ये आदमी अभी इंडिपेंडेंट चार्ज देने के लिए अवेलेबल है, उपयुक्त है, तो हो सकता है मैं मेरे यहाँ पे 22 से 25,000 रुपये दूँ। क्योंकि वेज डिफरेंशियल होने से हो सकता है वो बंदा मेरे बंदों को उठाए कि भाई यहाँ पे तो सस्ते में आदमी मिल रहा है, मुझे तो वहाँ पे मुझे 30,000 रुपये देना पड़ता है, इस बंदे को लूँ तो मैं ये 20 पे इसको 22-25 पे दे दूँगा। या उधर का एक स्पेशलाइज जैसा कोई प्लांट हेड है, जीएम है, डीजीएम है, ऐसे रैंक के लोग मैं उठाऊँ। तो क्या हुआ, एम्प्लॉयर के बीच में तनाव आया। क्यों? क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं और मैन पावर की उपलब्धता नहीं होना और उससे होने वाली तकलीफें,
कि आपके यहाँ पे बहुत बड़ा डिसीजंस टाइम पे नहीं लिए जाएंगे, हो सकता प्रोक्योरमेंट टाइम पे नहीं हो, या हो सकता टेक्निकल नो हाउ कम होने से लोगों की जो ये रहती, लोगों को एनलाइटनमेंट करना है, लोगों को कुछ ज़्यादा नॉलेज देना है, उनको अंदर से खुशी महसूस होनी चाहिए अपने काम करने के लिए, उस प्रकार के प्रोफेशनल उनको मोटिवेट करने के लिए तुम्हारे पास उपलब्ध नहीं है। ओके, तो इससे भी डिफरेंसेस होते हैं कि भाई मैं ये बोल सकता हूँ कि यार इस बंदे को मैंने मुंबई में XYZ कंपनी से तोड़ के लाया, अब तुम उठा के लेके गया भी उसको, तो मेरी दुकान तो बंद हो रही है। तो ऐसे जो डिफरेंसेस रहते हैं वो एम्प्लॉयर के बीच के डिफरेंसेस रहते हैं। तो एक हुआ कि किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का महत्व या इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है, क्या इसेंशियल है, क्या ज़रूरत है। तो एक हुआ कि देयर मस्ट बी अ डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर एंड हिज वर्कमैन एंड वर्कमैन एंड वर्कमैन। नेक्स्ट, अब वो डिस्प्यूट्स किससे संबंधित हो, एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क ऑफ पर्सन। एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट क्या टर्म है, क्या होता है। लाइक कोई वर्कर प्रमोशन के लिए ड्यू है या कोई वर्कर इंक्रीमेंट के लिए ड्यू है। जनरली इंडस्ट्रीज़ में यूनियन के साथ में एग्रीमेंट्स रहती है और पर्टिकुलर टेन्योर होने के बाद में एक टिपिकल क्वांटिटी का, टिपिकल अमाउंट का इंक्रीमेंट दिया जाता है। अब यूँ समझो कि थोड़ा सा ऑड पीरियड है, किसी का इंक्रीमेंट 16 जून 2025 को ड्यू हो रहा है या 24 को ड्यू हो रहा है और दिसंबर भी आ गया फिर भी उसको वो इंक्रीमेंट नहीं मिला, वो
एचआर में बातचीत करता है, इंक्वायरी करता है कि भाई मुझे इंक्रीमेंट क्यों नहीं दिया, बाकी लोगों को नॉर्मली उनका इंक्रीमेंट आया है। तो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देता, कोई ये भी नहीं, क्योंकि इंक्रीमेंट यदि रोकना है तो डिसिप्लिनरी एक्शन ज़रूरी है। यदि डिसिप्लिनरी एक्शन हुई है तो ही आप इंक्रीमेंट रोक सकते हैं, अदरवाइज नहीं रोक सकते। तो उस बंदे को कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केस में वो बंदा जो भी डिस्प्यूट रेस करेगा उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोला जाता है। अब हुआ इसके साथ में दिया है एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट। वो तो बंदा नौकरी में था, अब नॉन एम्प्लॉयमेंट लाइक कोई बंदे को इंक्वायरी करके डोमेस्टिक कुछ एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट पाया गया जिसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई और उसमें से उसको टर्मिनेट किया गया। तो स्टैंडिंग ऑर्डर बोलता है कि किसी भी कर्मचारी को यदि आप टर्मिनेट करते हो तो उसका उस महीने का जो वेतन है वो आपको 30 दिन के अंदर देने का है। ओके, सॉरी 10 दिन के अंदर देने का है। अब जब उसको टर्मिनेट किया गया और क्योंकि एक्ट ऐसा नहीं है मॉरल टर्पिट्यूड का, तो उसका फुल एंड फाइनल में काफ़ी कुछ एलिमेंट्स आती है, जैसे उसका उस महीने का वेतन है, उस दिन तक जहाँ जिस तारीख को उसको टर्मिनेट किया उस तारीख तक उसकी अनअवेल लीव रहती है, हो सकता है तब उस तारीख तक का उसका बोनस हो सकता है उस तारीख तक का उसका कोई इंसेंटिव हो सकता है वो 5 साल या 5 साल से ज़्यादा काम कर रहा हो तो उस तारीख तक का उसका ग्रेच्युटी हो। तो ऐसी सब रकम मिला के स्टैंडिंग ऑर्डर क्या बोलता है कि उसका उस महीने का वेतन 10 दिन के अंदर में देना चाहिए, बाकी सब जगह पे उसका 30 दिन में देना चाहिए। अब 30 दिन भी हो गए, 60 दिन हो गए, 90 दिन हो गए, 6 महीने हो गए, उस बंदे को उसका ड्यूज नहीं मिल रहा है। उसका मालक से मीन्स उसको टर्मिनेट कर दिया तो मालक और नौकर के बीच के संबंध वहाँ पे फिजिकली ख़त्म हुए पर लीगली ख़त्म नहीं हुए जब तक उसके जो लीगल ड्यूज है वो पूरे के पूरे उसको पास आउट नहीं किए जाते हैं। ओके, एक ये। इसके अलावा सभी सब ड्यूज दे भी दिए फिर भी उसका मालक नौकर का थोड़ा संबंध तब तक रहता है जब तक उसका प्रोविडेंट फंड दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता या प्रोविडेंट फंड विड्रॉ नहीं होता है। क्योंकि प्रोविडेंट फंड के विड्रॉल के लिए भी हम अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, तो एम्प्लॉयर की डिजिटल सिग्नेचर रहती है जिसके तहत एम्प्लॉयर अप्रूव करता है तो आप अपना पीएफ विड्रॉ कर सकते हो और ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ऐसे जो केसेस रहती है टर्मिनेशन की है या किसी को टर्मिनेट नहीं किया, मौखिक बोल दिया कल से 10 दिन बताना, ठीक है, वो एक पॉजिटिव स्पिरिट में लेता है कि मुझे यदि फॉर्मल लेटर ऑफ सस्पेंशन दिया रहता तो मेरा रिकॉर्ड ख़राब हुआ रहता, तो भाई चलो 10 दिन नहीं बुला, 10 दिन मैं कोई दूसरी जगह काम कर लूँगा छोटा मोटा या 10 दिन घर पे रहूँगा। अब 10 दिन के बाद में उसको आने ही नहीं दिया जाता है, भाई हो गया राम राम। तो ऐसे जो केसेस रहती है ये इनडायरेक्टली एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉयटेशन है। आप लीगली किसी को भगा नहीं सकते तो आप इलीगली भगा रहे हो। तो ये जो केसेस है ये नॉन एम्प्लॉयमेंट के इसमें आती है, यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तैयार होता है। देन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताया मैंने आपको, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताया, कंडीशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट इसेंशियल, द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय शुड कंटिन्यू या शुड बी इन एग्जिस्टेंस। यदि आपके रिलेशन टूट गए हैं, कुछ संबंध ही नहीं है आपका दूर दूर तक, तो आप ये डिस्प्यूट तैयार नहीं कर सकते हो या उस डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं बोला जाता। और फिर वर्कमैन की वेजेस 10,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वर्कमैन की डेफिनेशन बड़ी ट्रिकी है। क्या बोलते हैं, अ पर्सन टू डू अनस्किल्ड और स्किल्ड, सुपरवाइजरी, क्लरिकल, टेक्निकल और मैनेजरियल नेचर ऑफ वर्क on contract, means the terms of employment may be express or implied, on remuneration, but does not include a person drawing
wages exceeding 10,000 rupees, or person being in supervisory and managerial nature of duties exceeding wages of rupees 10,000 एंड मोर, ऐसे लोग वर्कमैन के डेफिनेशन में नहीं आते। ऊपर में वर्कमैन के डेफिनेशन में लिया है उनको, नीचे में एक्सक्लूड किया है। तो उस कर्मचारी की या उस वर्कमैन की तनख्वाह 10,000 रुपये से कम होनी चाहिए।